गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टार्ट करी थी, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता तथा अम्लीय गुण, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद बेसिस यानी कि क्षारों के साथ अभिक्रिया। जैसा कि हमने कहा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर एसिड्स। नाम में ही एसिड आ रहा है, नाम में ही अम्ल शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये एसिड की तरफ बिहेव करते हैं। तो जब ये किसी बेस से रिएक्शन करेंगे, किसी क्षार से अभिक्रिया करेंगे, तो एसिड और बेस मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। ये हमने यहाँ पर अपना एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो ये हमने एक एसिड ले लिया यहाँ पर CH3COH, और उसकी रिएक्शन करा रहे एक बेस NaOH से। तो क्या होगा, यहाँ से H+ आयन और यहाँ से OH निकल करके वाटर बना लेगा, और ये Na जा करके H की जगह यहाँ पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3COO, जो कि आपका क्या है, एक सॉल्ट है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेट। तो हमको बेस के साथ अभिक्रिया करने पर सॉल्ट और वाटर जो है वो मिलता है। सेकेंड रिएक्शन है धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, यानी मेटल कार्बोनेट और जो मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं उनके साथ जब केमिकल रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो उसमें सॉल्ट तो बनता ही है, वाटर भी निकलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्स्ट्रा में, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी हमारी साथ में फॉर्म होती है। तो इस रिएक्शन को याद रखना इसलिए इजी है कि अभी आप देखिए क्षारों के साथ अभिक्रिया पढ़ के आ रहे हैं, उसमें सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तो मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट के केस में बस एक्स्ट्रा में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और रिलीज होगी। रिएक्शन देख लेते हैं क्या होती है। तो ये हमने यहाँ पर अपने एक एसिड का फॉर्मूला लिख लिया HCOOH। इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, एक मेटल कार्बोनेट है। तो ये जो CO3 दिख रहा है आपको, यहीं से बस CO2 गैस क्या होती है, एक्स्ट्रा में रिलीज हो जाती है, साथ में कंपाउंड बन जाता है हमारा SCOONA। सेकेंड रिएक्शन में देखिए, हमने CH3COH लिया, और अब हमने लिया मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो फिर वही होगा, CO3 में से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, वाटर तो बनेगा ही, साथ में बनेगा CH3COONA। इन दोनों रिएक्शन में एक चीज आपको नोटिस करने को मिली होगी, यहाँ पर जो हमने Na2CO3 लिया, यानी कि 2 सोडियम एटम प्रेजेंट है, तो हमने अपने एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए, और सॉल्ट भी कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने, यानी कि 2 अणु बने, हमें लवण के हमें प्राप्त हुए। और जब हमने यहाँ पर NaHCO3 लिया है, यानी कि जो धातु है हमारी सोडियम, उसका एक एटम लिया है, तो हमने एसिड भी कितना लिया, एक एसिडिक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, यानी कि एक अपने एसिड का जो अणु है वो लिया हुआ है, और हमें जो सॉल्ट मिला है वो भी एक मॉलिक्यूल जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इजीली आपको जो है वो याद होंगी। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी एसिड जब होता है, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन आपने एक सीरीज पढ़ी होगी जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, जिसमें हम तत्वों को उनकी अभिक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लगाते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर की सीरीज आपने पढ़ी होगी, जिसमें एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है। तो उस श्रेणी में, उस सीरीज में हाइड्रोजन से ज़्यादा जितने भी रिएक्टिव मेटल होंगे, जितने भी ऐसे मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जब भी आपका एसिड उन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, उस कंडीशन में अगर आपका एसिड उन मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है। ये सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये मेटल जब आपके किसी भी एसिड से रिएक्शन करते हैं, किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं,
तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव में कौन कौन से मेटल आते हैं? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये सारे मेटल जो होते हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि धातुओं के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन विद मेटल्स में भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये सीरीज़ हम लोगों को 10th क्लास में याद करने को दी जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को लर्न होगी। जिनको नहीं लर्न है वो जो है इस सीरीज़ को देख करके उसको लर्न कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पर हमने एक एसिड ले लिया अपना CH3COOH और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम जिंक से। जिंक से जब हमने अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Zn प्लस H2 और ये हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है CH3COH के ले लेंगे। Zn की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो यहाँ पर बन गया CH3CO का होल ट्वाइस Zn। तो ये जिंक एसिटेट बना है, तो जिस मेटल से अभिक्रिया करा रहे हैं उसी मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, मेटेलिक सॉल्ट, उसी धातु का लवण बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ये होती है हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है हमें, हमारा रिस्पेक्टिव एल्केन जो है हमें वो प्राप्त होगा। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर हमने ले लिया CH3COOH। मैं बार बार SCOH या CH3COH का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे आगे चल करके सिलेबस में यही 2 एसिड है जो हमें पढ़ने हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो उनका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको आगे के लिए जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी लर्न होती जाएंगी। तो ये हमने यहाँ पर एसिड ले लिया CH3COOH प्लस CH3MgBr। ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया हुआ था, साथ में हमने ले लिया CH3MgBr। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर बन रहा है मीथेन और साथ में CH3COOMgBr जो है वो निकल रहा है। अब ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है ध्यान दीजिएगा। CH3COH है वो ब्रेक होगा CH3COO माइनस और H प्लस में, और यहाँ पर CH3MgBr ब्रेक होगा CH3 प्लस MgBr माइनस में। तो ये ब्रेकिंग होती है तो ये हाइड्रोजन जा करके क्या है यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर, कि आपने यहाँ पर कौन सा एल्किल ग्रुप लिया है। जो एल्किल ग्रुप आप यहाँ पर लेंगे उसी के जैसा एल्केन जो है आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आपने CH3 लिया हुआ है तो यहाँ CH4 बन जाएगा, यहाँ आप C2H5 लेंगे तो आपका C2H6 बन जाएगा। तो ये जो एल्केन है वो डिपेंड करेगी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। साथ में जो CH3COO है वो Mg और Br के साथ मिलकर यहाँ पर CH3COO-MgBr का फॉर्मेशन करता है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। यहीं पर हमारी जो हाइड्रोजन आयन की के कारण होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस थी वो कंप्लीट होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है जो OH समूह की अभिक्रिया होंगी, यानी कि जो OH ग्रुप प्रेजेंट है COH में, हिडन ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होंगी अब वो हमें स्टडी करनी है। तो उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया, यानी कि एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया या एस्टरीफिकेशन? तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो किसी निर्जलीकारक, निर्जलीकारक का मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, एनहाइड्रस HCl है, एनहाइड्रस CaCl2 है, इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करके एस्टर का निर्माण करते हैं। तो मेन रिएक्शन तो यह है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो हमारे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। किसकी प्रेजेंस में करेगा? तो किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है या फिर एनहाइड्रस HCl है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एस्टर।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यहाँ पर यूज ये है कि ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में जब रिएक्शन हो रही होगी तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यही हमारे निर्जलीकारक, हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है। तो रिएक्शन किसके बीच होनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया CH3COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमने लिख लिया यहाँ पर CH3OH, ये हमारा मेथिल अल्कोहल है, CH3OH। इस तरह से हमने लिख लिया। रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कराने जा रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से OH, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ O और ये H। तो यहाँ से जो है वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, H2O निकल जाएगा। और H2O निकलने के बाद बचेगा क्या, CH3COOCH3। तो ये जो CO जो ग्रुप आप देख रहे हैं यही हमारा क्या है, ईस्टर ग्रुप कहा जाता है। RCOR आपने पढ़ा भी होगा। तो ये बन गया हमारा एस्टरिफिकेशन जो कंपाउंड था ईस्टर, वो हमें प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन में इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ने हमारे मेथिल अल्कोहल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करी, एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब H और OH निकल गए, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। तो HOH निकल जाने के बाद बचेगा क्या, CH3COOCH3। तो जो COO होता है हमारा वो एस्टर ग्रुप होता है, और ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इस कंपाउंड का अगर आप नाम रखने जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। ये हमारा मिथाइल एसीटेट यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाता है, और ये हमारा क्या है, एक एस्टर है, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव का मतलब है कि हम यहाँ पर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को एक एक करके हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, गर्म किया हुआ है। जो हमारी प्रेजेंस रहेगी वो हमारे एनहाइड्रस सब्सटेंस की रहेगी, किसी निर्जली कारक की रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर P2O5 ले लिया है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और फॉर्मिक एसिड के केस में हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमने उसकी उपस्थिति रखी है। तो जब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड किसी एनहाइड्रस सब्सटेंस या किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट किए जाते हैं तो क्या होता है, वो एनहाइड्राइड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो सारे के सारे एनहाइड्राइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड बन रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड का आपने अगर फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा है तो स्ट्रक्चर याद करिए। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता था, CH3CO बॉन्ड O बॉन्ड CH3CO। तो ये यहाँ पर हमें एनहाइड्राइड कंपाउंड जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन केवल जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड की बात करें, क्योंकि इसमें कोई एल्किल ग्रुप नहीं पाया जाता है, इस कारण से जो हमारे फॉर्मिक अम्ल हैं, फॉर्मिक एसिड है, उन्हें जब हम हीट करते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें देता है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड के केस में ऐसा होता है, बाकी आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको एनहाइड्राइड कंपाउंड जो है वो प्राप्त होंगे, यानी कि एनहाइड्राइड यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन, मींस अपचयन। जब बात अपचयन की आती है, जब बात रिडक्शन की आती है, तो उसका मतलब है कि हमें हमारे कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन से करानी है, यानी कि उसका हाइड्रोजनेशन करा देना है। या तो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं कंपाउंड में, या फिर ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। और रिडक्शन की प्रोसेस को कराने के लिए हमें किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी किसी अपचायक की हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH4, H2CuCr2O4, ये सारे जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो अपचायक होते हैं, इनकी उपस्थिति में हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो
तो हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं जब उनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल्स के ऑक्सीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते थे। तो इसी का उल्टा कर दीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होते हैं। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल, या आप चाहें तो डायरेक्ट अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से डायरेक्ट अल्कोहल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही केमिकल रिएक्शन कराने जा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, एक प्रबल अपचायक की उपस्थिति में। जब हम हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कराते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है देखिए, तो ये यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COH ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई हमने 4 हाइड्रोजन एटम से, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो कंपाउंड बन रहा है CH3CH2OH, यानी कि एथाइल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है, साथ में H2O जो है वो निकल जाता है। रिएक्शन में क्या हुआ, आप अगर ध्यान से देखें तो CH3 था, इस C से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए जा करके, तो ये हो गया CH3CH2 और OH, और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट 2 हाइड्रोजनों के साथ क्या हो जाता है, निकल जाता है, और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। इस रिएक्शन को इस तरह से समझिए, CH3COH और डबल बॉन्ड O, साथ में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम। तो 4 हाइड्रोजन एटम में से 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ आएंगे और इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे, और इस ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, वैसे एक एक सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2OH। और ये जो ऑक्सीजन एटम है ये यहाँ पर बचे हुए 2 हाइड्रोजनों को लेकर के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो ये होता है हमारा रिडक्शन, यानी कि अपचयन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। फिर कह रहे हैं कि इसी रिडक्शन में अगर हम हमारे रिड्यूसिंग एजेंट को चेंज कर दें, अगर हम जो रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं वो हम कर दें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, अभी हमने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अल्कोहल प्राप्त हुए। इसी रिडक्शन में कह रहे हैं कि आप फॉस्फोरस और HI ले लीजिए, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लीजिए, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल की जगह चेंज होकर के एल्केन हो जाता है, यानी कि तब हमें क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये हमने ले लिया CH3COOH, और इसको हमने क्या कराया, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में यहाँ पर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है CH3 बॉन्ड CH3। ये आपको केमिकल रिएक्शन सिर्फ याद रखनी है। तो ये आज की हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अभी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो बची हैं वो हम हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में उसे कंप्लीट करेंगे। इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो आप जो है उसे अपने डाउट्स में क्लियर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पूरा देखिए, बार बार आपसे ये चीज़ कही जा रही है, तभी आपको सारी केमिकल रिएक्शन समझ में आएंगी। और अपनी पढ़ाई जो है, जिन बच्चों ने नहीं स्टार्ट करी है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।